चले जी, आप बातें छोड़े। हाँ जी, इसमें ना मोस्टली एक सवाल आ जाता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। कहते हैं इंडस्ट्री है शू फैक्ट्री की, तो कॉस्ट यूनिट क्या होगा? कॉस्ट यूनिट के बारे में मैंने कल बता दिया था ऑरली, कि जिसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी होती है ना, उसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट। और आपको मजे की बात बताऊं, एक लफ्ज होता है यूनिट कॉस्ट, इसका मतलब कोई और होता है। इसका मतलब होता है जिस यूनिट की हम कॉस्ट फाइंड कर लें, जो कॉस्ट है उसको कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं। यूनिट कॉस्ट अमाउंट को कहते हैं, और कॉस्ट यूनिट यूनिट को कहते हैं। पेयर ऑफ शूज डिटेल है जी, लेदर, ग्लू, नेल्स, लेसेस, सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको शूज के अंदर मिलेंगे। मतलब लेदर भी मिलेगा, ग्लू भी होगी, नेल्स भी है, लेसेस भी है, वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है। फर्नीचर का बिजनेस है और आप बनाते क्या हो? ऑफिस चेयर। क्या लगा रहे हो उसके ऊपर? व्हील, वो पता है ना, वो घूमने वाले। स्टैंड, सीट विद सीट कुशन, बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट, फैब्रिक, सारे का सारा, क्योंकि जो चीज उस यूनिट के अंदर ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर रेस्टोरेंट में इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं, जो भी इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टील, एल्युमिनियम, विंडो, लाइट, वो सारे डायरेक्ट मटेरियल। जो मैकेनिक गाड़ी बना रहे हैं, डायरेक्ट लेबर। वो जो उसको असेंबल कर रहे हैं, असेंबल का मतलब पता, यानी जैसे ऐसा है ना कि कुछ लोग, एक कंपनी टायर्स बना रही है, एक बॉडी बना रही है, एक सीट्स बना रही है, और एक असेंबलिंग वाले अलग होते हैं, वो अलग एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर डायरेक्ट असेंबल करते हैं। टायर बनाने वाले को असेंबल करना नहीं आता होगा, असेंबल करने वाले वो टायर, सीट और सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। और वर्कर्स इन द स्प्रे पेंटिंग, जो उसको पेंट कर रहे हैं, वो भी सारे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट लेबर। ठीक होगी बात। अब एक बंदा होगा जो इस्लामाबाद से पेंट लाहौर में ला रहा है, वो जो ड्राइवर है वो इनडायरेक्ट लेबर होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली उस गाड़ी के अंदर इन्वॉल्व नहीं। फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ब्रिक्स, वुड, सीमेंट, डायरेक्ट मटेरियल। ब्रिक लेयर्स, डायरेक्ट लेबर। वो तो कहते हैं, वो जो ब्रिक लेयर्स का पता है ना, वो जो ईंटें सही करते हैं, ईंटें उठाकर देने वाले, सही करने वाले, ईंटें लगाने वाले, वो सारे डायरेक्ट लेबर। हायर ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ऑफ सीमेंट मिक्सचर, वो जो सीमेंट मिक्सचर के लिए ना एक प्लांट इस्तेमाल होता है, उसकी जो हायर, उसका किराया। अगर अपना होता तो उसकी डेप्रिसिएशन होती, आपने किराया भी लिया है, उसका जो किराया है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर पेमेंट ऑफ फी टू सब कॉन्ट्रैक्टर। ये सब कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट पता है? सब कॉन्ट्रैक्टर का, बिल्डिंग बना रहे हैं ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का तो काम करवाना है ना। अब हो सकता है वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो इलेक्ट्रिशियन में एक्सपर्ट ना हो, तो वो क्या करता है, हम एक बंदे को देते हैं ठेका के, जनाब मुझे बिल्डिंग बना के दो। अब उस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, और उसको वो नहीं आता। और हो सकता है वो अंदर वो वुड का काम भी तो आता है, अलमारी वगैरह बनाना। अब वो तो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, फिर वो क्या करता है कि वो सारा पैसे हमसे ले लेता है, तो आगे फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि भाई तूने ये बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम इंस्टॉल करके दे, प्लम्बरिंग का काम इंस्टॉल करके दे, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है। कोल माइन के अंदर जो माइनर्स होते हैं, जो कोयला निकाल रहे होते हैं, वो डायरेक्ट लेबर। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कहता है डे ऑफ स्टोरेज। डे ऑफ स्टोरेज का मतलब है जो हमने चीजें स्टोर करते हैं, स्टोरेज का मतलब कि वेयर हाउस के अंदर जो स्टाफ बैठा है, वो सारे का सारा डायरेक्ट लेबर। ऑडिटर, ये जो फर्म के अंदर ऑडिटर हैं, ये मेन काम ही यही कर रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, बिजनेस रोड ट्रांसपोर्ट का है। व्हीकल रनिंग कॉस्ट के अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर फ्यूल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो फ्यूल आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो फिर फ्यूल जो इस्तेमाल हो रहा होगा, मतलब जनरेटर के अंदर फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है, या किसी और जगह किसी न किसी जगह को फ्यूल की जरूरत पड़ सकती है। मोस्टली ये फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो जंग वगैरह उतारने के लिए, वो जो सरिया वगैरह के ऊपर जंग लग जाता है तो उसको उतारने के लिए भी फ्यूल इस्तेमाल होता है।
मोटरवे फ्यूल स्टेशन के लिए क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये सवाल आप देखेंगे आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा मिलेंगे। लो जी, आज का टारगेट यहां से नहीं, ये हमारी दूसरे पार्ट का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज दो और मजे के हैं, मतलब आपको अच्छा लगेगा। कल तो सारा थ्योरेटिकल काम था, आज न्यूमेरिकल है। हाँ जी, हुआ ये ओ माशाल्लाह, गुड मॉर्निंग। ऑडिटर फर्म के अंदर उसने कहा था, फर्म के अंदर ऑडिटर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं, तो फर्म के अंदर ऑडिटर डायरेक्ट लेबर है, सुपरवाइजर भी डायरेक्टर। फर्म के अंदर ऑडिटर, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑडिटर क्या कर रहा है? चलिए जी, आ जाए जरा। सबसे पहले तो आपको कॉस्ट की रिकग्निशन होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट क्या है? क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? लेबर से आगे। नॉन प्रोडक्शन को अभी डिलीट करें दिमाग से, सेलिंग, एडमिन, वो अलग। बाकी क्या है? तीन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब सारे जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं हमें ओवरहेड कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड है, डायरेक्ट मटेरियल वो डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में जाता है। ये जो बाकी है ना वो ओवरहेड से होकर वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं। लेबर, मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस वो डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में, अगली एंट्री ही उनकी वर्क इन प्रोसेस होती है। अब जरा देखिएगा, मजेदार बात बताने लगा। हुआ ये कि आपने एक लेबर से ना काम करवाया, डायरेक्ट लेबर से 200 घंटे एट द रेट ऑफ 100 रुपए, और इनडायरेक्ट लेबर से भी काम करवाया 50 घंटे एट द रेट ऑफ 80। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? बताओ इसमें प्राइम कॉस्ट क्या है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है, या वो कहेगा इसमें ओवरहेड क्या है और इसमें डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस क्या है। तो क्या लिखेंगे? 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 200 आवर्स है, 200 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। तो कितना पैसा आप देंगे, और इसको कितना पैसा देंगे? 50 मल्टीप्लाइड बाई 80, 4000। तो मुझे बताएं ये जो 20,000 है ये क्या हुआ फिर? वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट, और ये क्या हो गया? प्रोडक्शन ओवरहेड। 20,000 क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस या डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट लेबर का क्या हो गया? ये बात समझ लगी? अब फिर थोड़ा सा ये ना पढ़ा पढ़ा के परेशान कर करके मैंने आपको सिखाना है। डायरेक्ट बता दिया तो फिर तो आपको समझ लग जाएगी, डायरेक्ट नहीं बताना, ठीक है? परेशान कर करके। हुआ ये डायरेक्ट लेबर, दो 200 घंटे उसने काम किया एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर, इंक्लूड $50 is overtime and overtime paid normal plus 50% of normal। इनडायरेक्ट लेबर पे आ जाओ। What 100 hours at the rate of ₹60 per hour and overtime of indirect labor
is 40 hours at the rate of rupees 80 per hour. Find prime cost and production overhead. हाँ जी, करोगे ट्राई? हमने प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट कितनी जानी है और प्रोडक्शन ओवरहेड में कितने पैसे जा रहे हैं, ये आपने बताया. हो गया? हाँ जी, आ जाए जरा. अब इसमें ना एक चीज ध्यान से देखनी है. कोशिश करता हूं कि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊं ताकि सवाल करने में आसानी हो. सबसे पहले आपने करना क्या है, डायरेक्ट लेबर का, वैसे तो इसके कई तरीके हैं, कोशिश कर रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा आसान हो, आपको समझने में मुश्किल ना हो. डायरेक्ट लेबर, उसका आपने लेना है टोटल टाइम और फिर लेना है ओवर टाइम. गॉट इट? टोटल टाइम और ओवर टाइम. और फिर लेना है इनडायरेक्ट लेबर. सवाल तो नोट कर लिया है ना? इनडायरेक्ट लेबर. अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेट सेम रखें तो उसका भी टोटल टाइम और ओवर टाइम कर लो, या अगर आप कहते हो कि नहीं कि फॉर्मेट सेम नहीं रखना तो फिर उसका क्या कर लो, उसका कर लो जनाब नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम. बस अगर ये आप कर लेते हो ना तो आपका सवाल ये गलत नहीं होगा. क्या किया मैंने, डायरेक्ट लेबर का टोटल टाइम लिखा और फिर ओवर टाइम लिखा, और इनडायरेक्ट लेबर का नॉर्मल टाइम लिखा और ओवर टाइम लिखा. आप ऐसा भी कर सकते हो, उसका भी टोटल टाइम लिख सकते हो. ऐसी बात नहीं है कि आप उसको अलग ना लिखो. उसका भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने सेम रखना है तो उसका भी क्या कर लो, टोटल टाइम और
ओवर टाइम, टोटल टाइम और ओवर टाइम, ठीक होगी बात। अब मुझे बताएं डायरेक्ट लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया, टोटल ओवर टाइम मिला के बताना है, ओवर टाइम मिला के बताना है। हाँ जी मेरे भाई जरा ध्यान से बताना है कि आपने ओवर टाइम कितना का 200 एट द रेट ऑफ 100 पर आवर इंक्लूड 150, इसका मतलब है 200 जो है वो आपका टोटल टाइम है, उसके अंदर 50 घंटे ओवर टाइम इंक्लूड है। और मैंने आपसे क्या कहा कि आपने टोटल टाइम लेना है 200 आवर्स, और ओवर टाइम कितना है 50। गॉट इट। अब मुझे बताओ आप उसका कि इनडायरेक्ट लेबर वर्कड 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 60 एंड ओवर टाइम 40 आवर्स, ये उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं? ये इंक्लूड नहीं है, ये अलग है। तो अगर आप टोटल टाइम करोगे तो कितना करोगे 100 आवर्स, 140 आवर्स, क्या करेंगे 140, और ओवर टाइम कितना हो गया, ये तो मेरे ख्याल में हो जाएगा काम, इस तरह का काम तो हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल पे मल्टीप्लाइड बाय ओवर टाइम प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल पे मल्टीप्लाइड बाय ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक होगी बात। नॉर्मल पे किसे कहेंगे तो जो रूटीन में वो पे करता है, और ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल से ज्यादा कितने पे कर रहे हैं। वो प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, प्रीमियम का क्या मतलब होता है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा कितने पे कर रहा है। तो मुझे बताया ओवर टाइम की नॉर्मल पेमेंट कितनी है, किस में, डायरेक्ट लेबर में या इनडायरेक्ट में, टोटल। हाँ टोटल टाइम का मतलब ही यही है। टोटल टाइम का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता ना नॉर्मल टाइम तो फिर ये होता अदर देन ओवर टाइम। अब मैंने क्या लिख दिया है टोटल टाइम। हाँ नॉर्मल टाइम फिर 100 और 40, उसका वो भी तरीका का है, लेकिन मैं एक चाह रहा हूं कि ये दोनों ना एक जैसे तरीके से ही हल हो जाए। हाँ जी मुझे बताओ नॉर्मल पेमेंट कितनी करते हो आप डायरेक्ट लेबर को, 100, कितनी 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ओवर टाइम के केस में कितनी करते हो पेमेंट, ओवर टाइम के केस में कितनी करते हो, कहते हैं नॉर्मल प्लस 50%, नॉर्मल तो ओवर टाइम प्रीमियम 150 हुआ या 50 हुआ, ओवर टाइम का मतलब होता है ओवर प्रीमियम एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा 50 रुपया पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं, नॉर्मल से ऊपर प्रीमियम कहलाएगा, नॉर्मल से ऊपर प्रीमियम कहलाएगा, जो नॉर्मल पे कर रहे हो वो प्रीमियम नहीं है। ठीक होगी बात। तो प्रीमियम कितना है इसके अंदर 50, 150 तो टोटल हो गया ना, ओवर टाइम के ऊपर टोटल हमने 150 पे करना है, लेकिन उसमें प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं वो 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम, ये ओवर टाइम से पे नहीं करना, ओवर टाइम प्रीमियम से पे करना है। चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप कहेंगे सर उसमें तो हम 150 पे कर रहे हैं, तो भाई उसका 100 ऊपर 200 के अंदर शामिल भी तो है, ओवर टाइम 100 तक तो ऊपर शामिल हो गया, तो बाकी रहा तो सिर्फ प्रीमियम ही गया। इसको अलग क्यों कर रहे हैं, इसका एक खास नुस्खा है, खास वजह है इसलिए। अब नॉर्मल पेमेंट कितनी है 60 रुपए सर, ये टोटल टाइम हमने 200 लिखा है जी, तो 50 जो आवर्स हैं वो जो इसके अंदर ऐड है ना 200 के अंदर, हाँ जी, तो वो सब फिर हम अलग क्यों लिखते हैं? अलहदा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन 50 को ना 100 भी पे कर रहे हैं, 50 एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं, उन 50 को 100 भी पे कर रहे हैं और 50 एक्स्ट्रा भी, 100 तो इनके साथ हो जाएगा, ठीक है, जो इन 50 को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, सब 200 को तो 50 एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे ना,
जितने घंटे ओवर टाइम हुआ है उसी को पे कर रहे हैं ना, तो इस 50 को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 50 रुपए। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या है कि 200 आपने पहले टोटल टाइम ले लो, फिर ओवर टाइम ले लो। टोटल टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल के साथ, और ओवर टाइम को ओवर टाइम के साथ। इनडायरेक्ट को तो जैसे मर्जी कर लो, उसका कोई मसला नहीं, इनडायरेक्ट का कोई मसला नहीं। ये तो सिर्फ इसलिए इसको किया कि वो ऐसे किया तो इसलिए किया, वरना उसका कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाइड बाय इसको एक्स्ट्रा कितने पे करें, 80 तो टोटल पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा कितने पे कर रहे हो, नॉर्मल से ऊपर प्रीमियम होता है, नॉर्मल से ऊपर प्रीमियम होता है। डन। अब मुझे वैल्यू बता दो। हाँ जी, इसका आंसर कितना आ गया, 20,000। इसका आंसर कितना आ गया, कितना, 2500। इसका आंसर कितना आ गया, 8400। इसका आंसर कितना आ गया, 8। अब मुझे बताओ रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, ये तो मुझे कैलकुलेशन किया ना, अब बताओ उसकी रिक्वायरमेंट। प्राइम कॉस्ट बताओ और प्रोडक्शन ओवरहेड बताओ, प्राइम कॉस्ट बताओ और प्रोडक्शन ओवरहेड। आप बता सकते हो प्राइम कॉस्ट कितनी कितनी और ओवरहेड। तो जनाब देख लें बिल, आपकी जो प्राइम कॉस्ट है वो है 20,000, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये भी प्रोडक्शन। हाँ जी, पता चला क्यों ये सारा रोला डाला था। मेन जो ओवरहेड के ओवर टाइम के ऊपर प्रीमियम पे कर रहे होते हैं ना, वो प्राइम कॉस्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओवरहेड का ओवर प्रीमियम, ओवर टाइम का नॉर्मल नहीं, ओवर प्रीमियम वो किस में जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर जाता है। ये सवाल पेपर में भी आ सकता है कि वो ऐसे डाटा देकर हमसे कहे जी कॉस्ट ऑफ सेल बताएं, या प्राइम कॉस्ट बताएं, या प्रोडक्शन ओवरहेड बताएं। तो याद रखें ये इनडायरेक्ट सारा प्रोडक्शन ओवरहेड, इनडायरेक्ट सारा प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट के अंदर टोटल टाइम की नॉर्मल पेमेंट, टोटल टाइम की नॉर्मल पेमेंट वो किस में जाएगी, डायरेक्ट लेबर में, प्राइम कॉस्ट में। और ओवर टाइम की ओवर पेमेंट, प्रीमियम, सारी पेमेंट नहीं, प्रीमियम वो किस में जाएगी। चले जी, अब दोबारा एक सवाल लिखिए। ओवर टाइम में ना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, अब आप कह सकते हैं, अब मैं स्टैंडर्ड को तो चीज नहीं कर सकता, जो उन्होंने लिख दिया है मैं उसको फॉलो तो कर सकता हूं। हाँ, या तो वो कहते हैं ना 2 तरीके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, बाद में जाकर स्टैंडर्ड ही चेंज कर देना, ठीक है। अभी जो लिखा हुआ है उसको मानो, ठीक है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री कर सकते थे जी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन बात क्या है, अल्टीमेटली जो मर्जी कहें, करना यही है जो लिखा हुआ। आओ जरा एक सवाल लिखो, ये आपने मुझे करके दिखाना है। बस ये ख्याल रखना होता है कि इसके अंदर ये नॉर्मल टाइम इंक्लूडेड है, ओवर टाइम इंक्लूडेड है या अदर देन नॉर्मल ओवर टाइम है। लो जी, डायरेक्ट लेबर का काम हो गया। डायरेक्ट लेबर है आपके पास 400 आवर्स इंक्लूडेड, एटी आवर्स आर ओवर टाइम। Normal wage rate is rupees 1000 per hour. Indirect labor 300 hours included
50 hours are overtime. Normal wage rate is rupees 800 per hour. Each overtime is to be paid normal plus 25%. Find prime cost and प्रोडक्शन ओवरहेड। जी मेरे भाई लगाओ 2-4 मिनट और इसको कर दो। हो गया। प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है? 4 लाख और प्रोडक्शन ओवरहेड 2,70,000 यही है। 4 लाख और 2,70,000। तो आपका कितना प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? वैसे जो है ये तो थोड़ा लंबा तरीका भी है। वैसे तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो इनडायरेक्ट है वो तो है ही सारे प्रोडक्शन ओवरहेड, उसको जैसे मर्जी फाइंड कर दिया करो, लिखकर जरूरी नहीं है। मेन तो हमने सेग्रीगेट करना है डायरेक्ट को। इनडायरेक्ट को तो नॉर्मल चेक करो कितनी कितनी पेमेंट हो रही है, प्लस करके डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी आंसर निकाल सकते हो। ये तो ये है कि चलो वो एक तरीका एक जैसा रहे, भूले ना। तो क्या है, डायरेक्ट लेबर का क्या करते हैं हम, टोटल टाइम और ओवर टाइम। टोटल टाइम कितना है 400 घंटे और ओवर टाइम कितना है 80। और इसके साथ ही हम कर लेते हैं इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट का चाहे जैसे मर्जी कर लो क्योंकि वो सारे प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, टोटल और ओवर।
हाँ जी, इसका कितना टोटल टाइम और ओवर टाइम? हाँ जी, नॉर्मल पेमेंट कितनी कर रहे हो? 1000 और एक्स्ट्रा कितनी कर रहे हो? 25%। तो इसका 25% ले लिया। इसकी नॉर्मल पेमेंट कितनी है? 800 और ओवर पेमेंट कितनी है? सवाल हो गया। चेक करके बताएं कि अगर आपको अभी भी कोई बात नहीं समझ लगती तो पूछें कि उसको किसी और एंगल से भी देखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा बेहतर और जल्दी हो जाता है और इसमें गलती के चांसेस भी नहीं है। हाँ जी, 400,000 ये तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 20,000। इसको मल्टीप्लाई किया 240,000 और इसको मल्टीप्लाई किया, इन सबको प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 270,000। दैट इज प्रोडक्शन। गॉट इट? प्रोडक्शन ओवरहेड। अगले सवाल पे चले। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसमें इंपॉर्टेंस है क्या? हम ना फिक्स्ड या मतलब इसको फिक्स कहना तो जरूरत नहीं है। ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं ना हमारे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हम इनको पहले करते हैं बजट। बजट का मतलब पता है? प्लान करना। पहले करा जी इतने लग जाएंगे, बजट करते हैं इतने लग जाएंगे। कैसे प्लान करेंगे? सपोज दैट यहां पर लिख भी देते हैं कि जी हमारे 8 लाख रुपीस का खर्चा आ जाएगा अगर हम 5 लाख या 4 लाख यूनिट बनाते हैं। तो अगर हम 5 लाख 4 लाख यूनिट बनाते हैं तो हमारा खर्चा कितना आएगा? 8 लाख। ठीक है, हुआ ये तो किया था प्लान। एक्चुअल में हमारा खर्चा हो गया 9,50,000। एक्चुअल में हमारा कितना खर्चा हो गया? हमने सोचा था 8 लाख बजट किया है, 8 लाख का खर्चा होगा और कितने यूनिट बनाओगे? 4 लाख। हुआ क्या? आपने एक्चुअल में 9,50,000 खर्चा हुआ, ये अमाउंट है, और आपने जो यूनिट बनाए, जो प्रोडक्शन की, वो आपने की 8 लाख, पहले 4 लाख की थी ना। आप कर लो कि 4,50,000 आपने यूनिट बनाए। तो आपने सोचा होगा कि अच्छा वो तो 4 लाख के लिए बजट किया था, तो ये भी तो है कि हमारा अगर हम ओवरऑल देखें तो 4,50,000 यूनिट भी तो बने हैं, तो कॉस्ट तो ज्यादा लग जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि अच्छा हमने सही बजट किया या एक्चुअल हमारी ज्यादा कॉस्ट लग गई या एक्चुअल हमारी कम कॉस्ट लगी। तो उसके लिए हम ये देखते हैं। वैसे तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं जी, हमारा 1.5 लाख के जी ज्यादा यूनिट बने, सॉरी ज्यादा कॉस्ट लगी, यूनिट भी तो ज्यादा बने हैं। यूनिट कितने ज्यादा बने हैं? 50,000। तो इसका एक तरीका होता है, उस तरीके के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? एक अप्लाइड रेट। क्या फाइंड करना पड़ता है? अप्लाइड ओवरहेड रेट। इसके कई नाम है। इसे अब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन रेट। इसे अब्जॉर्प्शन रेट भी आप बोल सकते हो, अप्लाइड रेट या अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक होगी बात? इसे आप ओवरहेड रेट भी बोल सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड रेट। फिक्स्ड
ओवरहेड अप्लाइड रेट, कई नाम है इसके जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। अप्लाइड रेट, अब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड रेट। इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है रेट का? बजटेड ओवरहेड, अप्लाइड रेट का फार्मूला लिख लें, अप्लाइड रेट बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। या नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल या नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। अगर बजटेड और नॉर्मल गिवन होगी तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना, बजटेड और नॉर्मल दोनों गिवन हो तो कौन सी लेना है? नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना। और अगर दोनों में से कोई गिवन ही एक है तो फिर जो गिवन है वो ही ले रहे। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके बजटेड ओवरहेड हैं कितने? बजटेड ओवरहेड कितने? 8 लाख इस सवाल के अंदर। और बजटेड एक्टिविटी लेवल आपने उसके कितने यूनिट बना लिए? 4 लाख। हर यूनिट का रेट कितना आ गया? 2। हर यूनिट का रेट कितना आ गया? 2। गॉट इट? आगे चले, आगे चलते हैं। फिर अब एक हमने फाइंड करना होता है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। पहले तो हमने फाइंड किया था अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, पहले हमने फाइंड किया था अप्लाइड रेट। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है मेरे भाई नॉर्मल एक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है भला? पता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 450,000। वो लेवल का मतलब है यूनिट। 450,000 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट कितना है? 2। तो कितना आ गया अप्लाइड एफओएच? 9 लाख। अब पता है क्या है, जो आपने बजट किया था ना 8 लाख, वो तो किसके ऊपर बजट था? 4 लाख का। अगर 4,50,000 यूनिट बनते तो फिर कितना बजट होता? 9 लाख। उसे बोलते हैं अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड या अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अप्लाइड, अब्सॉर्ब, जो मर्जी उसके नाम ले। गॉट इट? अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन। क्या कॉन्सेप्ट आता है? अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन, कि आपने ज्यादा अप्लाई कर दिए या कम अप्लाई कर दिए। अंडर या आपने कंपेयर करना है विद एक्चुअल, अप्लाइड विद एक्चुअल। फिर आपने क्या कॉन्सेप्ट किस चीज का है? अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन। कैसे करते हैं? कंपेयर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड फिक्स नहीं लिखना था, अप्लाइड ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड विद एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर आपने आपके अप्लाइड ज्यादा हैं तो ओवर अप्लाइड, अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। अगर आपके अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, कम है तो अंडर अप्लाइड। बताओ एक्चुअल कितने हैं? एक्चुअल कितने? एक्चुअल 9,50,000 और अप्लाइड एफओएच कितने? 9 लाख। अंडर है ओवर है अप्लाइड? अंडर। तो अंडर अब्जॉर्प्शन आ गई 50,000। अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया 50,000।
क्या करना है सबसे पहले, ये भी ना बेसिक, इसको ना और मजीद एक्सप्लेन मैं एलेबोरेट करता हूं, अभी बेसिक। ओके होगी यहां तक? चलो जी, पहली बात क्या है कि अप्लाइड रेट फाइंड करना है। उस अप्लाइड रेट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। तो क्या आएगा? अप्लाइड। अप्लाइड को कंपेयर कैसे करना है? विद एक्चुअल के साथ। तो आपके पास अंडर या ओवर, अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाई, अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाई। ठीक होगी बात? चलो जी, फिर एक सवाल लिखो, पहले इसको देख लो, फिर मैं सवाल लिखता हूं। सपोज करते हैं हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड रुपीस 12 लाख, बजटेड एक्टिविटी लेवल कर लेते हैं जनाब 8 लाख यूनिट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये पेपर में आया हुआ है, ये जो एक्टिविटी लेवल है क्या ये हमेशा यूनिट ही हो सकते हैं? नहीं, ये लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, ये मशीन आवर्स हो सकते हैं, लेबर कॉस्ट हो सकती है, मशीन कॉस्ट, कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। ये जो एक्टिविटी लेवल है ये आपके प्रोडक्शन भी हो सकता है, ये आपके आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट। इसके अलावा भी पेपर में सवाल आ गया था कि बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या हो सकता है, नीचे उसने 3-4 ऑप्शन दी, फिर कहता ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या था? ऑल ऑफ द अबव। बजटेड एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो सकता है, मतलब बेस किसी को भी कर सकते हो। फिर कहता है जनाब हुआ ये कि एक्चुअल हमारी जो ये एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई, एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई वो हुई 7,50,000 यूनिट्स, और एक्चुअल में जो हमारे ओवरहेड है, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड जो इनकर्ड हुए वो हुए 11,20,000। ठीक है, कहता बताओ अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन है? अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन? तो जल्दी से पहले अप्लाइड रेट फाइंड करें, अप्लाइड रेट फाइंड करके फिर अप्लाइड ओवरहेड फाइंड करें, और फिर अंडर या ओवर आ जाए। बस 2 मिनट ये करो आप।
हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, कितना आ रहा है अंडर जो ओवर? कितना? 500? 5000। देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर वाकई यही है। सबसे पहले अप्लाइड रेट। क्या फार्मूला है? बजटेड ओवरहेड। सिर्फ लेते प्रोडक्शन ओवरहेड है, नॉन प्रोडक्शन नहीं। ओवर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल या बजटेड एक्टिविटी लेवल। नॉर्मल ही लिख लो, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बजटेड कितने हैं? 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। रेट कितना आ गया? 1.5। फिर हमने क्या फाइंड करना है? अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। उसका फार्मूला क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट या अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है?
7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट कितना आ गया 11 लाख, और एक्चुअल में कितने हुए, अप्लाइड ज्यादा हुए तो ओवर अप्लाइड। कितने से 5,000 जी। लास्ट ये क्या है, देखिए आपने सोचा था कि अगर 8 लाख यूनिट बनाओगे तो 12 लाख खर्चा आएगा, स्टैंडर्ड सोचा था, प्लान किया था, लेकिन आपने तो 750 बनाए। तो फिर आपने कहा अच्छा 750 होते तो कितना होता, फिर 1125 प्लान करते, फिर बजट कितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू नई प्रोडक्शन 750 पे होता तो वो कितना होता 1125। आपने जो 12 लाख सोचा हुआ था वो किसके लिए सोचा हुआ था, 8 लाख के लिए। अगर 750 होते तो फिर स्टैंडर्ड कितना सोचा होता 1125। अब आपने, लेकिन ये तो आपने, ये भी प्लानिंग है, ये आपने सोचा हुआ था 12 लाख, किसके ऊपर सोचा हुआ था 8 लाख के ऊपर। अगर 750 होते तो फिर आपकी सोच कहां पर होनी चाहिए थी 1125 पे। अब अगली बात, एक्चुअल में कितने आ गए, जो एक्चुअल में असल खर्चा हुआ वो कितना है, वो हुआ आपका 11,20,000। अब दूसरी बात ये होती है कि हम जो अपनी प्रोडक्शन में पहले ऐड कर देते हैं ना, पता है वो कौन सी अमाउंट ऐड करते हैं, अप्लाइड, इसको इसलिए कहते हैं अप्लाइड है। हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर 750 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 11,25,000 अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। एक्चुअल तो बाद में आता है, हम पहले कौन सा ऐड करते हैं 11,25,000 अप्लाइड। हमने ज्यादा ऐड कर दिया तो ओवर अप्लाइड, कम ऐड कर दिया तो अंडर अप्लाइड। आगे उसको ट्रीटमेंट भी करनी है कि अंडर अप्लाइड का क्या करना है, ओवर अप्लाइड का क्या करना है। अभी तो यही समझो ना, अंडर ओवर अप्लाइड फाइंड करना आना चाहिए, फाइंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे कि आपने, वो होता क्या है, ये इसका सीक्वेंस कैसे होता है। आपने प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ना, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर 11,25,000 ऐड कर चुके हो। कौन सा ऐड करते होते हैं, अप्लाइड, वो ऐड कर चुके हो। लेकिन बाद में पता चला आपका तो खर्चा हुआ ही 11,20 है, आपका तो खर्चा ही 11,20 हुआ है, तो आप तो 11,25 ऐड कर चुके हो। तो जो 5,000 ज्यादा ऐड कर दिया वो माइनस कर देंगे, किस में से, कॉस्ट में माइनस करने का मतलब यही है कि वो कहता है या तो आप ऐसा करो कि कॉस्ट ऑफ सेल में से जाकर माइनस कर दो, जितनी ज्यादा कॉस्ट ऐड कर दिए ना कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर, क्योंकि उधर ही तो जाकर लिखते हैं सारा कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दो। या अगर कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस नहीं करते ना तो जाकर प्रॉफिट में ऐड कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस कर दो, नहीं तो जाकर प्रॉफिट में जो मर्जी कर लो। ये इसकी दो ऑप्शन है। वो कहता है अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन, जितना आपने पहले ज्यादा या कम एडजस्ट कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट का आपको पता चले तो जो डिफरेंस आया है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर एडजस्ट कर देना। अंडर अब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब है आपने पहले कम कॉस्ट लिखी है तो कॉस्ट बढ़ा दो, ओवर अब्जॉर्ब है तो आपने ज्यादा लिखी है तो कॉस्ट कम कर दो। इसकी जनरल एंट्री से कहूं, फिर जनरल एंट्री देखें, अप्लाइड एफओएच की जनरल एंट्री देख लें, सबकी अलग अलग एंट्री बताता हूं। एक्चुअल एफओएच की जो अमाउंट है उसकी एंट्री देख लें, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की, उसकी एंट्री होती है प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला, 11,20,000 से, 11,20,000 से। अप्लाइड की एंट्री देख लो, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की, वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट 11,25,000 से, 11,25,000 से। एक्चुअल की क्या एंट्री है, वो एक्चुअल में तो हमारा कैश कितना खर्च हुआ 11,20 ही हुआ ना, तो एक्सपेंस टू कैश ही लिखा है मैंने,
एक्सपेंस टू, वो प्रोडक्शन ओवरहेड नाम एक्सपेंस ही है ना हमारे, प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश। लेकिन आपने इन्वेंट्री के अंदर अमाउंट के अंदर क्या ऐड किया है, अप्लाइड एफओएच, उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट में ऐड करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वो कॉस्ट में ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। अब यहां से पता चल जाएगा, इनको दोनों को जो कंपेयर करना है, अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाई हो तो ज्यादा कॉस्ट लगती, कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट कम करते हैं तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट, कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट कम करो डेबिट करो या क्रेडिट, ये ओवर अब्जॉर्प्शन है ना, ओवर अप्लाइड की एंट्री में पास करने लगा जी। कॉस्ट कम करनी है, डेबिट करोगे क्रेडिट, क्योंकि कॉस्ट कम करनी है तो क्रेडिट करेंगे, कॉस्ट वो एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, तो एंट्री पास कर लो, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 5000 से। कोई बहुत ही अच्छा सोच समझने वाला बंदा बैठा हो ना, तो ये कुछ देखेगा, हमने इन्वेंट्री की अमाउंट के अंदर 11,20,000 ही अल्टीमेटली ऐड किया है। देखें यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 20 से, और इधर कितना डेबिट हो रहा है, 5,000 से, टोटल हो गया 11,25। वो जितना कम ऐड हुआ था हमने उतना मजीद डेबिट कर दिया, जितना प्रोडक्शन ओवरहेड कम डेबिट हुआ था हमने मजीद इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना था 11,20, हम कितना ऐड कर चुके थे, 5,000 कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से जाकर माइनस कर दें, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी बन गई 11,20, जो एक्चुअल में रिजल्ट आया है। तो ये एक फ्लो है कि पहले आपने एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री पास करनी है, अप्लाइड की एंट्री ये बनेगी, अंडर या ओवर अप्लाइड की, मैं लिख देता हूं अलग से, ये तो ओवर है, अंडर अप्लाइड की एंट्री को बता सकता है, अंडर अप्लाइड की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, इतनी अमाउंट होती तो ये एंट्री आपके पेपर में आ सकती है, एंट्री आपके पेपर में आ सकती है। क्या तरीकाकार है, बजटेड ओवरहेड की कोई एंट्री पास नहीं होती, बजटेड ओवरहेड की कोई एंट्री पास नहीं होती। एक सवाल कर लेते हैं ताकि उसकी एंट्रीज भी एक दफा वेरीफाई कर लें, और कोशिश करते हैं कि अंडर अप्लाइड की एंट्री करें, ठीक है, ताकि अंडर अप्लाइड की भी प्रैक्टिस हो जाए। अब तरीकाकार क्या है, इसमें एक एक्चुअल ओवरहेड होते हैं, अप्लाइड हम फाइंड करते हैं, बजटेड भी गिवन होते हैं, रेट फाइंड हो जाता है, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, बस। आगे चलते हैं जनाब, इसका एक सवाल देखें, हमने बजट किया था, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे हैं 25 लाख, और बजटेड एक्टिविटी इज 12,000 आवर्स, बल्कि 1,20,000 आवर्स कर ले, एंड नॉर्मली 90% hours are used. Actual production overhead रुपीस 28 लाख, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल is 110,000 आवर्स। हाँ जी, जल्दी से मुझे पहले अप्लाइड रेट फाइंड करके दें, एक आप मेरे भाई अप्लाइड रेट फाइंड करके दो, एक आप जनाब अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड फाइंड करके दो, फिर अंडर योर ओवर अब्जॉर्प्शन
और फिर इसकी जर्नल एंट्री। हाँ जी, ट्राई इस चारों काम करो जल्दी से जरा। हो गया? हाँ जी बताएं, रेट कितना निकला? कितना? 23.11।
114 या 15, ओके। और अप्लाइड, अच्छा पहले चेक करते जाते हैं ताकि कोई साथ साथ ही चेक करें जरा। हमारा जो रेट है उसका फार्मूला देख लें। 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख का 90%, 12 लाख का 90%, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे हम करते होते हैं। हाँ नॉर्मल ना हो तो फिर बजटेड में करते थे, तो ये तो नॉर्मल है, तो कितना है 11 लाख 1080,000, तो वो कितना अमाउंट आ गई 15 1,08,000 होगा, 10,08,000, 1,08,000, 1,00,000 तो कितना आ गया 23.1415। अगर राउंड ऑफ करके 15 है तो 15 लिखे ना। फिर अप्लाइड एफर्ट्स कैसे आते हैं जनाब? हाँ जी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितनी है 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 23.1, फिर कितना आंसर आ गया 25,45,400। ये अंडर है या ओवर है? अंडर है, क्योंकि एक्चुअल के साथ, बजटेड के साथ नहीं, एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है। तो कितना आ गया अंडर अप्लाइड कितना 2,54,600। सबके यही है, चेक कर लो। और आप इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज इसकी देख लो जनाब। एक्चुअल, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री को पूछे आपसे तो क्या एंट्री पास करोगे? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 28 लाख से, जितने एक्चुअल हैं। और अगर कोई आपसे अप्लाइड एफओएच की एंट्री पूछे, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट कितनी अमाउंट से 25,45,400 से। अंडर अब्जॉर्प्शन है मतलब कम कॉस्ट लिखी हुई है, तो अब कॉस्ट बढ़ा दो। फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट कितनी अमाउंट से 25,4600, 25,4600। ओके होगी बात। लो जी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी रहेगी इसकी, तो वो हम फिर नमाज के बाद करते हैं, ठीक है।